हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए किस तरीके से पूरे साल के अंदर 12th क्लास के अकाउंट्स की पढ़ाई की जाए, कैसे टाइम टेबल बनाया जाए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए, किस लेवल, कौन कौन से डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से अगर आप टाइम टेबल मेरे तरीके से आप बनाओ, किस तरीके से आप 95% मार्क्स भी ला सकते हो। सो आज इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। आई होप कि आपको मेरी यूट्यूब पर 12th क्लास के अकाउंट की सारी वीडियोस समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो उसके अंदर वीडियो के अंदर एंड में कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी वीडियो के एंड में लर्न इन कॉमर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। तो 12th क्लास के अकाउंट्स की जो वीडियोस हैं वो तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जिसकी कैसे अकाउंट्स को पढ़ा जाए। आपके 12th क्लास के अंदर अकाउंट्स को कैसे पढ़ाई की जाए, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी की जाए, उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक देखिए। आपको एक बार देखने के बाद जरूर लगेगा क्यों ना इसी तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए, इसी तरीके से पढ़ाई की जाए बाकी सब्जेक्ट्स की भी, तो मजा ही आ जाए। तो 12th क्लास में जो भी पढ़ाई करो ना, एंजॉय करके करो, बहुत मजा आएगा। तो लेकिन टाइम टेबल आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो बहुत सही तरीके से आपके नंबर जरूर आएंगे, ये भी गारंटी मैं आपको देता हूं। अब देखो, 12th क्लास में अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, इसके बारे में हम आप पढ़ने जा रहे हैं। पर उससे पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इस पूरे अकाउंट्स के अंदर हमारे अलग अलग चैप्टर्स की वेटेज क्या है, कौन कौन से ज्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट बुक में एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक बार अगर आपको समझ आ गया इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं, जैसे सब्सक्रिप्शंस का हो गया या आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो वो अगर आपको एक बार समझ आ गया, ये चैप्टर आपको पूरा 10 मार्क्स लाके देगा। दूसरा जो हमारे पास है पार्टनरशिप, इसी फर्स्ट बुक में आपके पास पार्टनरशिप आती है नो एनपीओ के अलावा। पार्टनरशिप के अंदर आपके पास गुडविल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, ये कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये टोटल 30 मार्क्स के हैं। इस पर बहुत ध्यान रखना है, ये टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है आपका, चैप्टर काफी लंबा है, काफी सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, पर इसको बहुत ही ध्यान से लॉजिकली स्टडी करना है। इसमें रट्टा वगैरह नहीं चलेगा, इसमें आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से कंसेप्ट बेस्ड अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत इजी तरीके से पार्टनरशिप में नंबर लाए जा सकते हैं। सेकंड बुक में आपके पास कंपनी अकाउंट्स है। तो फर्स्ट बुक आपके पास ये है और सेकंड बुक आपकी कंपनी अकाउंट्स है, जिसके अंदर आपके पास शेयर्स एंड डिवेंचर्स के ऊपर टॉपिक है। अब शेयर्स एंड डिवेंचर्स को भी बहुत ही लॉजिकली, ये पूरा ना जर्नल एंट्री बेस्ड है, ये पूरा टॉपिक आपका एंट्री बेस्ड है। जर्नल एंट्रीज करनी है शेयर्स में भी, डिबेंचर्स में भी। तो अगर आपको एंट्रीज का लॉजिक पसंद समझ आ गया कि किस तरीके से कौन सी एंट्री कब डालनी है, कैसे डालनी है, किस तरीके से डालनी है, तो एक बार अगर आपको समझ आ गया तो ये चैप्टर भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया मजा आता है इस चैप्टर को करने में भी। आपका जो थर्ड बुक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की। इसके अंदर दो हिस्सों में डिवाइड है। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनाई जाती है, वो आपका 12 मार्क्स का पूरा यूनिट है। और लास्ट में, अच्छा, इसके अंदर रेशियोज भी है, आपकी बैलेंस शीट के अलावा रेशियो एनालिसिस भी इसके अंदर आ जाएगा। ओके, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 8 मार्क्स का लास्ट में चैप्टर है इसी बुक के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन एक बार समझ आने के बाद, कुछ एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये आपका पूरा वेटेज है अलग अलग मार्क्स का। ये पेपर आपका बोर्ड में होगा 80 मार्क्स का और बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं। प्रोजेक्ट वर्क पर ध्यान रखना, ये आपकी पूरी पूरी क्लास परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। क्लास में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप सही तरीके से चीजों को समझ पा रहे हो, टीचर्स को सही तरीके से आंसर्स दे पा रहे हो, तो प्रोजेक्ट वर्क में 20 में से 20 मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी क्लास के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रही है पूरे साल के अंदर। टीचर इंप्रेस रहेगा
तो आपके नंबर भी 20 के 20 दे देगा। फिर भी कुछ भी इधर उधर होता है तो 17, 18, 19 बहुत इजीली तरीके से बच्चों के मार्क्स 20 में से आ जाते हैं। तो ये पूरा 100 मार्क्स का इस तरीके से पूरी ब्रेकअप है इस पूरे मार्क्स वेटेज का आपके इस अकाउंट के अंदर। अब इस वेटेज के बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क के ही अंदर जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है उसको कैसे डिवाइड किया गया। इसमें आपका 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा आपका 1 घंटे का होगा। उस 1 घंटे के रिटन टेस्ट में 2 क्वेश्चंस होंगे, एक रेशियो का और एक कैश फ्लो का। यानी आप जो थर्ड बुक है जिसकी बात कर रहे थे, जो थर्ड पार्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इसमें रेशियोज का और कैश फ्लो का, इसमें से 6-6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और कभी कभी 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो वो क्लास टेस्ट की तरह ही होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका, वो 12 मार्क्स के 1 घंटे का एग्जाम होगा। 4 नंबर की आपकी फाइल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको इस प्रोजेक्ट फाइल में, बार बार आपको ठीक करना पड़ता है, बहुत क्लैरिटी चाहिए फाइल बनाने में अंदर। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन होगा और एक आपका नॉर्मल एक क्वेश्चन किया जाता है जो आपका सिचुएशन बेस्ड होगा। तो प्रोजेक्ट फाइल है और 4 नंबर का वाइवा होगा जो लास्ट में बिल्कुल फरवरी के महीने में आपसे प्री बोर्ड से बाद में आपसे लिया जाएगा। तो 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट, 4 मार्क्स की प्रोजेक्ट फाइल और 4 मार्क्स वाइवा, ये आपका 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें 20 से 20 नंबर लाना बहुत ही आसान काम है। छोटे से कंसेप्ट आपको पता है वाइवा के लिए, प्रोजेक्ट फाइल आपकी आराम से इधर उधर करके बन जाती है और 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट भी आपका 2 चैप्टर्स में आ जाना, एक बार समझ आ गया तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के और बाकी 18 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि आपका पेपर किस तरीके से क्या क्या किस मार्क्स का होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कि अगर आप इसको सही तरीके से स्टडी करो तो आप ना एक चीज समझो कि आपका डेली रूटीन है क्या। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहा हूं डेली रूटीन आपका ब्रेकअप कैसे है। आप अगर स्कूल जाते हो, तो स्कूल में आप 7 घंटे बिता के आते हो। पूरे 24 घंटे में से 7 घंटे आप स्कूल में बिता जाते हो और आपके लिए 8 घंटे की स्लीप भी जरूरी है। 8 घंटे सोना जरूरी है। रात को 11 बजे सो और 7 बजे उठो या 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठो, तो 8 घंटे के आसपास की नींद हर बच्चे की जरूरत होती है। उसके अलावा ट्रैवलिंग में आपका स्कूल से आना जाना हो इधर उधर, 1 घंटा आपका इसमें बीत जाता है। उसके अलावा पूरे दिन में आप 2-3 बार खाना खाओगे तो उसके बाद 1 घंटा आपका इसमें खाने में लग जाता है। हाँ, जिन बच्चे की ट्यूशन लगी हुई हैं वो 2 घंटे के आसपास ट्यूशन भी अटेंड करते हैं। और 2 घंटे में आपको बता रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट के लिए आपका सोशल मीडिया में जाना चाहो, वैसे कम से कम होना चाहिए, पर फिर भी आप 2 घंटे अपना एंटरटेनमेंट में, कुछ प्लेइंग में, कुछ इधर उधर करके 2 घंटे आराम से एंजॉय करो ताकि पूरा दिन का आपका दिन भी अच्छा बीतता रहे। और उसके अलावा आपके पास जो 24 घंटे में 3 घंटे बचते हैं ना, ये आपके सेल्फ स्टडी के हैं। इस पर ध्यान रखना है, आपको ट्यूशन के अलावा 3 घंटे रोज सेल्फ स्टडी के देने हैं। वो कैसे निकालने हैं, कब निकालने हैं, ये आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपका एक दिन में। ये जब तक 3 घंटे नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप मेरी बात मान के चलो कि आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। ये 24 घंटे का ब्रेकअप है, तो इसके अंदर जो मैं आपको ब्रेकअप देना चाहता था वो इसलिए देना चाहता था कि 3 घंटे आपके इन सब काम के बाद बचते हैं, वो आपको सेल्फ स्टडी में बिताने हैं। अब उसमें आप थोड़ा सा टाइम होमवर्क में लगाओ, लेकिन बाकी चीजों को आपको याद करना, अपने कंसेप्ट क्लियर करना, अपने चैप्टर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी करना, सिर्फ ट्यूशन से काम नहीं चलेगा। अब इसको जरा देखो, 3 घंटे अगर आप रोज देते हो और आप अगर 200 दिन भी स्कूल जाओ ना, वैसे तो 365 दिन एक साल में होते हैं, आप 200 दिन स्कूल जाओ तो आपके पास टोटल 600 घंटे, रोज के 3 घंटों के हिसाब से 200 दिन के 600 घंटे सेल्फ स्टडी के मिल जाते हैं, जो कोई कम नहीं होते हैं, काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं 600 घंटे सेल्फ स्टडी करना। ये सिर्फ 200 दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जब छुट्टियां मिलती हैं, स्कूल से मिले या वैसे भी अगर आपके वेकेशन वगैरह जब भी होती हैं, वो लीव आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस है, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। यानी कि अगर आप एक बात, ये 100 छुट्टियां भी एक साल में मिले, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ 365 दिन में 200 दिन के स्कूल की और 100 दिन की छुट्टियों की, अभी भी 65 डेज एक साल के अंदर और एक्स्ट्रा होते हैं, मैं उसको गिन ही नहीं रहा हूँ, उसको भी आप काउंट कर सकते लगते हैं। पर अगर 100 दिन की छुट्टियां भी ली जाए और रोज उसमें 4 से 5 घंटे स्टडी करो, सेल्फ स्टडी के करो, तो 400 से 500 घंटे आपको ये भी मिलते हैं छुट्टियों में, उन 600 घंटे के अलावा। तो टोटल मिलाकर आपके पास 1000 घंटे अवेलेबल हैं सेल्फ स्टडी के, जो कि एक साल के अंदर सेल्फ स्टडी के लिए बहुत हैं, बहुत हैं। इसमें तो आप कितनी बार रिवीजन कर सकते हो, 1000 घंटे कम नहीं होते। अब आपको क्या करना है, इन 1000 घंटों को अपने 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। अब आपके पास अगर अकाउंट्स है तो उसके अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा। मैथ्स के अंदर अगर मैथ्स है तो उसके अंदर भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। आपको अब डिवाइड करना है कि इकोनॉमिक्स में आपको कितना टाइम लगाना है इस 1000 घंटे में से, बिजनेस में कितना लगाना है, फिजिकल में कितना लगाना है, मैथ्स में कितना लगाना है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ज्यादा चैप्टर्स हैं, उसके अंदर आप अपने हिसाब से, किसी में 250, किसी में 300 घंटे, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ इस 1000 घंटे को 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है आपने पूरे साल के अंदर। ये आपका
थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगना चाहिए कैसे आपको प्लानिंग करनी है इन 1000 घंटों की पूरे साल के अंदर, इन 300 दिन की बात जो की है। चलो ये तो हो गया आपका डेली रूटीन का, कितना घंटे आपके पास अवेलेबल हैं ये सुन के आप मजा तो आ गया होगा, कितने घंटे आप अवेलेबल हैं। लेकिन ध्यान रखना इन 1000 घंटों को आपने यूटिलाइज करना है इस 12th क्लास के अंदर। आप इसको 11th क्लास मान के मत चलना, ये 11th क्लास नहीं है, ये 12th क्लास है। 11th क्लास के अंदर कोर्स भी कम होता है, साथ ही साथ आपको जो स्कूल में कराया जाता है वो आपको कर लेते हैं। स्कूल में तो आपको ये भी कहा जाता है कि चलो ये चैप्टर छोड़ दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर ऐसा 12th में नहीं होगा। जो भी चैप्टर आपके हाथ से छूट गया समझ लो आपके कुछ मार्क्स गए। आपको कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ना इस 12th क्लास के अंदर, ये ध्यान रखना। ये 1000 घंटे का प्लान मैं आपको बता रहा हूँ जो किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए। अब इसी डेली के बाद, डेली रूटीन के बाद, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेवल्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो 20%, 80 में से 20% यानी 16 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और जो 60% है मॉडरेट या एवरेज टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको स्किल चाहिए और बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो इजी हैं, 16 मार्क्स आपके बहुत ही आसानी से आने वाले हैं। लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन में थोड़ा स्किल चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आपके 48 मार्क्स इजीली बन जाते हैं इसके अंदर। अब थोड़ी डिफिकल्टी लेवल जो 20% की है वो ज्यादा थोड़ा है, 16 मार्क्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जिसपे आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी है। अब ये इस तरीके से 80 मार्क्स का जो पेपर है वो ऐसे हमने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। और बहुत ही आसान तरीके से इसको भी आप समझ के करोगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी स्किल, थोड़ी आपको इसके अंदर ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम अटेम्प्ट कर सको। तो आपको सारा साल इसी चीज में मेहनत करनी है कि कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। इस लेवल ऑफ क्वेश्चन के साथ अब आपको बात करने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो का, वो है आपको प्लान ऑफ स्टडी, किस तरीके से स्टडी करनी है इस पर ध्यान दो। देखो हम थोड़ा सा मान के चलते हैं, मान लो आप अप्रैल से आप अपना पूरा कोर्स शुरू कर चुके हो। अगर कोई कुछ लोग जुलाई से भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत अभी तो जून चल रहा है, जून खत्म होने वाला है, अब जुलाई में भी अगर आप स्टार्ट करते हो तब भी आपके लिए काफी हद तक कंप्लीट हो सकता है, एक आध महीना लेट होगा, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि अप्रैल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कोर्स कंप्लीशन आपका सितंबर तक हो जाना चाहिए। अप्रैल से स्टार्ट कर आपका सितंबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। सितंबर के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको रिवीजन करनी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने में आपको रिवीजन करनी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल नहीं भी किया, आपने अभी तक शुरू नहीं किया था, जून में शुरू किया, जुलाई में शुरू करने जा रहे हो, तब भी आप मान के चलो अगर आप जुलाई से भी स्टार्ट करते हो तो मान के चलो जुलाई से अक्टूबर तक आपको ये कोर्स कंप्लीट कर देना चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप इसको ज्यादा नहीं, जैसे हम 2 महीने का अगर हम फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन लेके चल रहे हैं तो आप इसको नवंबर या थोड़ा सा मिड दिसंबर तक आप इसका फर्स्ट रिवीजन खत्म करो। ये उन लोगों के लिए है जो जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, वरना जो अप्रैल से स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए नवंबर में भी आपका इन 2 महीने में फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए। ओके, अब इसके बाद बारी आती है टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको पूरी तरीके से लग जाना है टेस्ट पेपर्स करने में, क्वेश्चन पेपर्स करने में। रिवीजन हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, अब क्यों ना प्रैक्टिस की जाए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कहां से, आपके पास कई सारी बुक्स आती हैं मार्केट में क्वेश्चन पेपर्स की, एग्जाम आइडिया जैसी। आप गूगल से, आप अपने इंटरनेट से क्वेश्चन पेपर्स निकाल सकते हो पिछले साल के। मॉडल टेस्ट पेपर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स आपके सॉल्व किए हुए होते हैं जो आपको मिलते हैं, जो आप पूरे साल में करते हो। उसके अलावा आपको स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको अटेम्प्ट करो। यानी कि सारी हर तरीके से जो क्वेश्चंस आपने किए हैं पूरे साल में, हर जगह जगह जहां जहां दिख रहे हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो, एक्चुअल प्रैक्टिस करो और पूरा का पूरा अटेम्प्ट करो। यानी कि जब आप ये प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो, इससे बहुत ध्यान रखना, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक चीज पर जरूर ध्यान देना कि आप पूरी जर्नल एंट्री जैसे आप करते हो तो पूरी लाइंस बनाकर करो, आप पूरा फॉर्मेट से करो। डू विथ कंप्लीट फॉर्मेट, आदत डाल लो शुरू से ही कि आपको जो भी काम करना है पूरे फॉर्मेट से करना है। जर्नल बना बना के करो, लेजर बना बना के करो, हर चीज की वर्किंग नोट्स आपको साथ साथ बना बना के देखो। रफ काम मत करो कभी भी, डू नॉट डू रफ मार्क, रफ क्वेश्चन, रफ जो आपका रफ वर्क होता है वो यूज मत करो, हमेशा कंप्लीट फॉर्मेट से काम करो, खासकर अकाउंट्स के अंदर मैं बता रहा हूं।
अच्छा, दिसंबर जनवरी में इन टेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो बारी आएगी वो अब फाइनल रिवीजन की आएगी। इनको करने के बाद दोबारा से एक फाइनल रिवीजन की बारी आएगी। प्रैक्टिकल्स होंगे, ये फाइनल रिवीजन और प्रैक्टिकल्स आपके फरवरी महीने में चलेंगे और लास्ट में मार्च में आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन जो होती है वो एट द टाइम, लेकिन तब तक आपका फाइनल रिवीजन हो चुका होगा, मींस आप तैयार हो इस एग्जाम्स को, बोर्ड के एग्जाम्स को देने के लिए। और ये बोर्ड के एग्जाम को कभी भी हवा मत मानो, इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क। आराम से आप जब इतना सारा काम कर चुके हो, तो मेहनत कर चुके हो, तो मेहनत का फल तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब आपको अब एग्जाम देने जाना है मार्च में, उसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हो चुके होगे अगर इस तरीके से करते हो तो। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो, पूरा पूरा कोर्स, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, पूरा कोर्स मैं कराऊं या कोई भी कराए या आप खुद करो, मैक्सिमम 5 मंथ, मैक्सिमम 5 मंथ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 4 महीने के अंदर इजीली पूरा कोर्स पूरा किया जा सकता है, बहुत आराम से। आप इसको मान के चलो, अगर 5 महीने भी मैक्सिमम लेके चलो, लंबे से लंबा खींच के भी, तो एनपी और पार्टनरशिप जो फर्स्ट बुक है आपकी, वो 2.5 महीने में इजीली खत्म हो जाती है। कैसे? आप ऑल्टरनेट डेज भी पढ़ो ना, अगर ऑल्टरनेट डेज में 2.5 महीने आप यूज करो, मीन्स आपके पास लगभग 30 दिन होते हैं। आप रोज 1 से 1.5 घंटा निकालो, 50 घंटे आपको चाहिए इस एनपी और पार्टनरशिप की बुक को खत्म करने के लिए। इसी तरीके से सेकंड बुक आपकी कंपनी अकाउंट्स की है, उसको आपको 1.5 महीना लगेगा। 3 चैप्टर्स हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 1.5 महीने में इजीली आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको वही ऑल्टरनेट डेज में 1 से 1.5 घंटा रोज पढ़ोगे, तो 30 घंटे में ये कोर्स भी खत्म, ये चैप्टर बुक भी खत्म हो जाएगी। और तीसरी जो बुक है फंक्शन एनालिसिस, ये आराम से 1 महीने में खत्म की जा सकती है। 20 घंटे आपको रेगुलर चाहिए एक तरीके से, यानी ऑल्टरनेट डेज भी करोगे, रोज 1.5 घंटा निकालो, तो इजीली आप 20 घंटे के अंदर ये पूरी बुक खत्म कर सकते हो। ये आपको मैंने प्लान दिया है सिर्फ 100 घंटे का। आपको इस 5 महीने में अगर आप 100 घंटे डिवोट कर दो अच्छी तरीके से, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, सही बता रहा हूँ, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप 100 घंटे अपने पूरे लगा दो इसके अंदर, ये बुक आपकी 4-5 महीने में, 4.5 से 5 महीने में इजीली खत्म हो जाएगी। तो जो मेरा प्लान था कि आपको सितंबर तक सारा खत्म करना है, तो ये 5 महीने है, ये तो 6 महीने लेके चल रहा हूँ। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप आधा महीना और लेके चल रहे हो नवंबर का, तो आपका ये इजीली 100 घंटे इजीली आपके सेल्फ स्टडी करके ये चैप्टर्स पूरे किए जा सकते हैं। तो इस पर प्लान बना के रखना, ध्यान रखना, बना लो टाइम टेबल, आज से बनाना शुरू करो, तब भी आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें आपके चैप्टर्स जो हैं वो कितने, कौन से डिफिकल्ट लेवल के हैं। सबसे पहला बात करते हैं, कुछ चैप्टर्स ना बहुत इजी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। आपका गुडविल का चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो का चैप्टर है। अब पार्टनरशिप के अंदर आपके पास गुडविल और चेंज इन पीएसआर के अलावा रिटायरमेंट और डेथ जो चैप्टर्स है ना, वो मुश्किल नहीं है। एक बार आपने एडमिशन चैप्टर जो कि मॉडरेट में डाला है मैंने, उसको कर लिया, रिटायरमेंट और डेथ में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत ईजी लगेगा। तो रिटायरमेंट डेथ इसे मैंने ईजी चैप्टर्स की लिस्ट में डाला है। उसके अलावा आपके थर्ड बुक के अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस यानी बैलेंस शीट बनाना, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, और सेकंड बुक में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन डिबेंचर्स, दोनों ही इजी हैं, बहुत आसान है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इश्यू ऑफ शेयर जो मैंने डिफिकल्ट लेवल में डाला है, इसको ध्यान दो, इस पर दिमाग लगाओ, इस पर टाइम दो, तो ये चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। मतलब अगर आप डिफिकल्टी लेवल पे जाओ, तो आप एनपीओ डिसोल्यूशन की कुछ एंट्रीज हैं और मेन क्वेश्चन भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इश्यू ऑफ शेयर्स, इन पर फोकस कर लो अच्छी तरीके से। ये डिफिकल्ट लेवल है, ये आपने पकड़ लिया तो आपके लिए बाकी चैप्टर जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स कर लोगे, तो आपके पास डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर आसान हो जाएगा। आप अगर यहां से एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लेते हो मॉडरेट लेवल से, जो कि मैंने इसमें डाला है मॉडरेट लेवल में, तो आपके लिए ये रिटायरमेंट और डेथ इजी हो जाता है। आप पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो है, पहला चैप्टर आपका जो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है, उस पर मॉडरेट लेवल आपको पकड़ना है। एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़े कंसेप्ट ज्यादा हैं, पर ध्यान फोकस करना जरूरी है। और रेशियो एनालिसिस मॉडरेट लेवल में कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, रेशियो एनालिसिस की भी आराम से इजीली किए जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल चैप्टर्स का, जिस पर आपको कम फोकस करना है और किसी पर ज्यादा फोकस करना है, उसी हिसाब से आपका एग्जाम तैयार होता है। अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ टिप्स। इस पूरे प्लान के अंदर आपको ध्यान क्या क्या रखना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, वो आप देखो। सबसे पहले आपको जो डेली का काम मिलता है ना, चाहे स्कूल से मिले, चाहे ट्यूशन से मिले, या आपको खुद भी सोचना है, जो वो आपका डेली असाइनमेंट डेली बेसिस पर खत्म होना ही चाहिए। आप इसको कभी पोस्टपोन मत करो। अगर आपने आज पोस्टपोन किया, तो ये आगे के लिए पोस्टपोन, बाकी काम होते चले जाएंगे।
तो आदत डाल लो कि आपको डेली असाइनमेंट जो भी मिलते हैं वो डेली बेसिस पर खत्म करनी है, पोस्टपोन नहीं करना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको सोशल मीडिया पर थोड़ा टाइम कम बिताना है। चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या व्हाट्सएप हो, या कोई भी और आप सोशल मीडिया में रहते हो, थोड़ा टाइम कम कर दो। आप जो रोज का बहुत ज्यादा टाइम इसमें डिवोट कर देते हो, सारा सारा दिन मोबाइल में, लैपटॉप में सिर्फ इसी टाइम में लगा देते हो, सारा सोशल मीडिया के अंदर, टाइम थोड़ा कम डिवोट करो। 12th क्लास के बाद बहुत टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा आपको सोशल मीडिया में पूरी तरह एक्टिव होने का, लेकिन अभी थोड़ी एक्टिवनेस थोड़ी कम कर दो। इस खासकर इस अगले बचे हुए 8-9 महीने में अपना सोशल मीडिया, अगर हो सके तो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हो सके तो अपना सोशल मीडिया से अपना दिमाग हटा दो। हो सकता है आपको अपना अकाउंट हटा दो, बिल्कुल रिमूव कर दो, कुछ महीने के लिए मेहनत कर लो 12th क्लास में, मजा आ जाएगा। आप एक और बात ध्यान रखनी है, आप वैसे तो मैं आपको अकाउंट्स का बता रहा हूं, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसकी हर एक की अलग अलग सेपरेट नोटबुक बनाओ। कभी भी एक नोटबुक, एक रजिस्टर के अंदर कभी भी आप दो सब्जेक्ट्स को मिक्स मत करो। होता क्या है कि आप एक नोटबुक के अंदर अकाउंट्स भी कर देते हो, इकोनॉमिक्स भी कर देते हो, बिजनेस स्टडीज के भी कुछ ना कुछ लिख देते हो, बाद में जब रिवीजन करने का टाइम आता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अब कई बार तो ये होता है आपको नोटबुक से नहीं मिलती, इतनी सारी नोटबुक्स आपने बनाई होती हैं पूरे साल के अंदर, लेकिन आपको क्या होता है कि ये नोटबुक्स आपको टाइम पर मिलती नहीं है। पता लग रहा है कोई पढ़ना आ रहा है तो आपको ये नोटबुक नहीं मिल रही, ये नोटबुक खो गई, फिर दोबारा ढूंढते रहो। पहली बात, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनाओ। इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक जो बताता हूँ, आप हर बुक के ऊपर ना, फ्रंट के ऊपर जो भी चैप्टर्स आपने उस नोटबुक में किए हैं उनका इंडेक्स बना लो, ताकि आपको बार बार पेज ना पलटने पड़े कि ये चैप्टर मैंने कहाँ पे किया था। आप सिर्फ इंडेक्स ऊपर से लिखो और चैप्टर ढूंढ लो कि इस नोटबुक के अंदर मैंने ये चैप्टर, ये टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो इजीली कभी मुश्किल नहीं होगी। और एक जगह बना लो कि ये सारी नोटबुक, चाहे वो अकाउंट्स की हो, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की, इंग्लिश की, मैथ्स की, फिजिकल की, किसी की भी हो, सबकी अलग अलग बनानी है, पर सबकी जगह बना लो। एक अलमीरा ले लो, उसमें सारी नोटबुक्स रख दो अलग अलग, जैसे आपने बांट देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, वो रख लो। ये 12th क्लास में ये आपकी जो तरीका है, किस तरीके से आप इजी तरीके से आप इन बुक्स को ढूंढ सकते हो, वो आप तैयार कर लो। तो इंडेक्स लिस्ट बनाओ चैप्टर्स की, टॉपिक्स की, उसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, ताकि कभी भी आपको चैप्टर्स ढूंढने में मुश्किल ना हो कि वो चैप्टर मैंने कहां पे किया था। एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपनी इनकंसिस्टेंसी मत दिखाओ, एग्जाम तक कंसिस्टेंटली स्टडी करो। जैसे मैं बता रहा हूं ना, उसको उस तरीके से लगातार, आपको जो प्लान बताया उस प्लान के हिसाब से उसको खत्म करने की कोशिश करो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। और सिर्फ एग्जाम में जो जब बारी आएगी जब आएगी, लेकिन आपको एक और ध्यान रखना है, अपने क्लास टेस्ट जो होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम है, इसके अंदर भी आप बेटर परफॉर्म करो। ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे बोर्ड में एग्जाम्स लाने हैं, नंबर लाने हैं, हर एक में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपका बेस बनाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था, आपको ट्यूशंस के अलावा घर पर कम से कम 2 घंटे, मैंने 3 घंटे कहा, 2 घंटे तो मिनिमम उस होमवर्क वगैरह करने के बाद 2 घंटे आपको रोज सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, ट्यूशंस के अलावा। ये दिमाग में रख लो, ये नहीं किया तो समझ लो कुछ नहीं किया, और फिर आप बाद में बहुत पछताओगे कि ये नंबर रह गए, वहां नहीं आए, ये बाद में सोचोगे, पछताते रहोगे कि ये मैंने गलती कर दी, अच्छा होता जैसे मैंने कहा पढ़ लेता तो अच्छा था। क्योंकि ये 12th तक है, 12th के बाद आपके बहुत मौका मिलेगा दूसरे काम को करने का। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपको रोज का काम रोज करना है खत्म, मतलब आप हैबिट बना लो कि अपना काम कंप्लीट होने से पहले सोना नहीं है। आधा घंटा लेट सो जाओगे या सुबह आधा घंटा जल्दी उठ जाओगे, कम सो लोगे, आधा घंटा चल जाएगा, 1 घंटा कम सो लोगे चल जाएगा, लेकिन आदत बना लो, काम कंप्लीट करने से पहले आपको सोना नहीं है। स्ट्रेस खत्म करना है, स्ट्रेस नहीं रखना दिमाग के ऊपर। आपने टाइम टेबल के हिसाब से अगर पढ़ रहे हो, प्लानिंग के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी स्ट्रेस अगर आता है, स्ट्रेस खत्म करने के लिए आप शुरू से स्टडीज करो ना, शुरू से पढ़ाई करो। आपको क्यों आखिर में पढ़ना है? हमेशा क्यों लगता है बच्चों को कि आखिर में पढ़ लेंगे काम खत्म हो जाएगा? नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही स्टडीज शुरू करनी है। अच्छा, जो नोट्स बना रहे हो ना, मैंने आपको अलग अलग नोटबुक बनाने को कहे हैं, साथ में छोटी छोटी आप और बुक्स बनाओ जिसमें आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करते हुए ये आपको नजर आए कि मुझे ये चीजें याद करनी है। तो अपने नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बनाकर तैयार कर रखो। और छोटी छोटी जो 5-5, 10-10 रुपए की नोटबुक्स आती है ना,
वो पकड़ो। उस नोटबुक्स के अंदर अपने हर, चाहे बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, जैसे मैं उसके बाद बताऊंगा, उनके पॉइंट्स और सब पॉइंट्स सबके लिखो, वो याद करो। डिटेल तो आप लिख ही लोगे। अकाउंट्स के बारे में अगर नोटबुक बना रहे हो छोटी सी, तो उसके अंदर अलग अलग टॉपिक, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, चाहे गुडविल के आपके फॉर्मूले हो गए, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कैसे ट्रीट करना है, इनके छोटे छोटे टॉपिक्स बना लो उस कॉपी के अंदर, ताकि लास्ट में आपको बुक्स या फिर अपने रजिस्टर्स ना खोलने पड़े, बस इस छोटी कॉपी में से ही आप करके आप अपना एग्जाम देके आ जाओ। अपने कंसेप्ट क्लियर करो सारे के सारे, क्योंकि ये पूरी 12th क्लास का अकाउंट्स जो है ये कंसेप्चुअल बेस्ड है, इसमें आपको रट्टे नहीं मारने। कंसेप्चुअल पूरी पूरी कंसेप्चुअल स्टडी है, ध्यान रखना। अपने कंसेप्ट क्लियर करो और समझ के करो। हर चैप्टर के लास्ट में कुछ बैक क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, हर चैप्टर के एंड में, जैसे कि ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ दे रखे हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 4 कैटेगरी क्वेश्चन ना हर चैप्टर के अंदर ना घोल के पी जाओ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ा ना, समझ लो कुछ गया हाथ से आपके। तो ध्यान रखना, हर चैप्टर के एंड में, मैं खाली अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, हर बुक के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर आपके बैक क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इनको तो आप याद करो, रट लो, जो करना है आपने, घोल के पी जाओ पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बेस बनाएंगे। इनके बेस पर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए आपको इनमें से बहुत बड़ा बेस मिलेगा, बहुत अच्छा आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, इनको जरूर करना, मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको जरूर करना, इसके बिना आपका कुछ नहीं होगा। थ्योरी के क्वेश्चंस कई बार अकाउंट्स में होता है कि लोग छोड़ देते हैं, नहीं, इग्नोर नहीं करने, क्योंकि बेस है। हर चैप्टर में अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बेस, आप बेस तैयार करो, थ्योरी के क्वेश्चंस भी पढ़ो, जरूर पढ़ो, क्योंकि इसका भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और कुछ नहीं छोड़ना, आपको 100% पूरा कोर्स कवर करना है। आप सोच लो कि कोई चैप्टर छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया, नहीं, आपको 12th में अगर 100% मार्क्स लाने हैं तो 100% कोर्स करना ही पड़ेगा। आप अगर, देखो आपके ऊपर है, आपको मार्क्स कितने लाने हैं। आप अगर 60% से खुश हो तो खुश हो, फिर कोर्स छोड़ दो। लेकिन अगर आपको टॉप करना है, 100% कोर्स कवर, 100% नंबर लाने हैं, तो आपको 100% कोर्स कवर करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताए, कुछ डिफिकल्टी लेवल, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, वेटेज बताई। इन सब चीजों पर आप फोकस कर लो, इन पॉइंट्स पर ध्यान रख लो, तो मेरी बात मान के चलना, 12th में आपको अबव 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको सारा समझाया कि 12th क्लास की अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है पूरे साल में। ध्यान रख लो, बिल्कुल वीडियो को शुरू से एंड तक आपने देख लिया। अब फिर भी कुछ लगता है, बार बार इसको पीछे करके आप इसको एक बार जरूर देख लेना। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूं, उसको भी ध्यान रखना। तो उसके लिए आप इस लर्न इन कॉमर्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाओ, ताकि आपको हर आने वाली चीज के बारे, वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ इस YouTube चैनल के अंदर आपको अकाउंट्स के ऑलरेडी बने हुए लेक्चर वीडियोस आपको तैयार मिल रहे हैं, उनको देखो, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। सो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू, गुड बाय, रवि बत्रा हियर। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, लेक्चर के साथ, और साथ में कुछ और बढ़िया बढ़िया टिप्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।